हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक है गाउस लॉ। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, गाउस लॉ। गाउस लॉ गाउस लॉ का डिफिनेशन है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स The net electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge closed by surface। गॉस साहब ने कहा कि अगर कोई 3D सरफेस है और उस 3D सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर कोई 3D सरफेस है और उस सरफेस के अंदर कोई Q चार्ज है तो नेट फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट कंडीशन ये है कि वो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। 3D सरफेस होना चाहिए और चार्ज इनसाइड होना चाहिए, चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, उस सरफेस के अंदर अगर कोई Q चार्ज है तो नेट फ्लक्स हो जाएगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये होता है, सच में एग्जिस्ट करता है? आइए चेक करते हैं इसको। मान लीजिए हम यहाँ पे एक सरफेस बना लिए, स्फीयर बना लिए हम यहाँ पे। अच्छा, स्फीयर एक क्लोज्ड सरफेस है, एक 3D सरफेस है। हमने बनाया यहाँ पे एक स्फीयर एक 3D सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। और इस स्फीयर के सेंटर पे मान लो कोई चार्ज है प्लस Q चार्ज। स्फीयर के सेंटर पे कोई चार्ज है प्लस Q चार्ज और इस सेंटर से इसका रेडियस मान लो R है ना? रेडियस R है, स्फीयर का जो रेडियस है वो R है। तो इस सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए हम इस सरफेस को छोटे छोटे एरिया में काट लेंगे और सभी छोटे छोटे एरिया का छोटा छोटा फ्लक्स निकाल लेंगे और जो फ्लक्स आएगा उसको जोड़ देंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एक एरिया काटे, छोटा सा एरिया। अच्छा, 3D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है बाहर की तरफ। इसको हमने बोल दिया छोटा सा एरिया DA। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो थीटा बराबर हमने देखा कि 0 डिग्री एंगल बन रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स होगा d फाई इज इक्वल टू EDA cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो d फाई बराबर निकल के आएगा EDA। अच्छा, अगर हम यहाँ पे छोटा सा एक एरिया काट लें, तो इसका रेडियस तो फिर R है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फिर R हो जाएगा क्योंकि रेडियस तो सभी का सेम होगा ना पूरे सरफेस का।
स्फीयर का सभी जगह रेडियस तो सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया काट लिया, फिर इसका डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा DA। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो फिर थीटा बराबर निकल के आएगा 0 डिग्री। तो फिर से d फाई बराबर निकल के आया EDA। अच्छा, अगर यहाँ पे छोटा सा एरिया काट लें तो, अगर यहाँ पे छोटा सा एरिया काट लें तो इसके बीच का रेडियस फिर R। अच्छा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ DA, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो फिर से थीटा बराबर 0 डिग्री आया, फिर से d फाई बराबर निकल के आएगा EDA। फिर यहाँ पे काटेंगे फिर वही EDA आएगा, यहाँ पे भी काटेंगे वही आएगा, यहाँ पे भी काटेंगे वही आएगा, यहाँ पे भी, मतलब हर जगह d फाई बराबर आएगा EDA। छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स हर जगह EDA आएगा। ठीक है, तो अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इस छोटे छोटे फ्लक्स को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सभी को जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए हम सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो टोटल फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ d फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ EDA। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब जगह समान है, कांस्टेंट है, तो E को हम बाहर निकाल लिए, अंदर बच गया सिर्फ DA। अंदर क्या बच गया, DA। ठीक, तो छोटे छोटे एरिया को जब आपस में जोड़ेंगे तो बड़ा सा एरिया मिल जाएगा। तो DA का इंटीग्रेशन होगा A, तो यहाँ से फाई बराबर निकल के आएगा EA। अच्छा, याद करो बच्चों, हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज है प्लस Q चार्ज, उससे R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसी चार्ज से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। जरा याद करो, तो इसको हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अच्छा, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो जो नेट फ्लक्स बचा वो बचा Q/ε0। नेट फ्लक्स क्या बचा हमारे पास, Q/ε0। तो यही तो प्रूफ करना था हमको। जब भी कोई क्लोज्ड सरफेस हो, उस सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज हो तो टोटल फ्लक्स आएगा Q/ε0। Q/ε0, बट कंडीशन ये है कि सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए और चार्ज इनसाइड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मान लो अगर इसका रेडियस डबल कर देते या ट्रिपल कर देते, रेडियस को 2r कर देते तो क्या होता, यहाँ पे 2r हो जाता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2r का स्क्वायर हो जाता, और एरिया ऑफ स्फीयर हो जाता 4 पाई 2r का स्क्वायर। फिर से 2r का स्क्वायर कैंसिल हो जाता, 4 पाई कैंसिल हो जाता, फिर से फ्लक्स Q/ε0 निकल के आता, फिर से फ्लक्स Q/ε0 निकल के आता। अगर रेडियस को ट्रिपल कर देते तो, रेडियस को अगर 3 गुना कर दें फिर भी फ्लक्स वही आएगा।
तो ये चीज़ को लिख लीजिए आप लोग कि साइज ऑफ सरफेस या फिर क्लोज्ड सरफेस, साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट affect नेट फ्लक्स। किसी 3D सरफेस का साइज वो नेट फ्लक्स को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर इसी को बहुत बड़ा करके बना दे, अगर रेडियस 4 गुना कर दे, तो फिर भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स आएगा, वो आएगा Q/ε0। अगर शेप चेंज कर दें तो, अगर मान लो यहाँ पे अगर हम एक स्क्वायर बना लिए और इस स्क्वायर के अंदर हम एक चार्ज रख दिए प्लस Q चार्ज, है ना, तो इसके वजह से भी जो नेट फ्लक्स बनेगा वो होगा Q/ε0। अगर मान लो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर बना दिया, यहाँ पे हमने एक सिलेंडर बना दिया और यहाँ पे बीच में रख दिया हमने कोई चार्ज Q चार्ज रख दिया, तो इसके वजह से भी जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा, वो होगा Q/ε0। और अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे बना लेते हैं ना, अगर यहाँ पे हम कोई कोन बना लें, इसके अंदर हमने एक चार्ज रख दिया Q चार्ज, तो इसके वजह से भी फ्लक्स बनेगा Q/ε0। इसके वजह से भी फ्लक्स Q/ε0 होगा। तो दूसरा पॉइंट ये लिख लो कि शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट affect नेट फ्लक्स। नोट कर लें इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के साइज पे, सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के साइज पे और सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, बस सरफेस 3D होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए और उसके अंदर कोई चार्ज होना चाहिए, तो नेट फ्लक्स निकल के आएगा Q/ε0। नोट कर ले इसको, छाप ले। छाप लिए, मिटा दें। इस फिगर को भी बना लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अगर कोई मान लो कोई सरफेस है ऐसे और यहाँ पे कोई चार्ज है Q चार्ज, तो नेट फ्लक्स बराबर क्या होगा बताओ बच्चों? तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज सरफेस के अंदर नहीं है, सरफेस से बाहर है, तो इसीलिए नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। डिफिनेशन से भी आए अगर, तो चार्ज सरफेस से बाहर है इसलिए नेट फ्लक्स 0 होगा। और अगर इसको भी प्रूफ करें तो मान लीजिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे। अच्छा, इस पॉइंट को बोल दिए हम, इस पॉइंट को बोल दिए पॉइंट 1, इसको बोल दिए सेकेंड पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट की बात करें अब अगर, तो इस पॉइंट की वजह से
इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा DA। अच्छा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री बन रहा है बच्चों, 0 डिग्री। तो d बराबर क्या होगा, EDA cos 0 डिग्री। तो यहाँ से d बराबर निकल के आएगा EDA। अच्छा, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, हर जगह सेम होगा। लेकिन इस जगह पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा DA। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों ही अपोजिट है, तो थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो d बराबर होगा EDA cos 180 डिग्री। 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से निकल के आएगा -EDA। EDA से EDA कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स 0 निकल जाएगा। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक सरफेस बना लिए, यहाँ पे हमने रख दिया कोई चार्ज Q1 चार्ज, यहाँ पे रख दिया हमने Q2 चार्ज, और यहाँ पे रख दिया हमने Q3 चार्ज। तो बच्चों बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा। इस बार सरफेस के अंदर 2 चार्ज है, तो नेट फ्लक्स होगा Q1 + Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। Q3 की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो Q1 और Q2 की वजह से होगा, Q3 की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। नोट कर लें इसको, नोट कर लें इसको। छाप लिए, मिटा दें। अब इसके बाद लिख लीजिए कंडीशन ऑफ गॉस लॉ। कंडीशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को लगाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है द गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक। द गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक अबाउट चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला कंडीशन है कि गॉसियन सरफेस पे सभी जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। ठीक। दूसरा कंडीशन है द इलेक्ट्रिक फील्ड must be symmetric या फिर बोल दो इक्वल या फिर सेम। द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक इक्वल सेम at all points of Gaussian surface।
गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस पे सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है द थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड must be same at all points। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होगा, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो सभी पॉइंट पे सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, नहीं, सभी जगह सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, चौथा पॉइंट है द गॉसियन सरफेस must not pass through point charge। मतलब कि कोई गॉसियन सरफेस किसी पॉइंट चार्ज को पास ना करे, काट के न जाए। मतलब यहाँ पे अगर कोई चार्ज क्यू चार्ज है तो इस तरह से गॉसियन सरफेस नहीं होना चाहिए, इस चार्ज को काट के नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लें इसको, नोट कर लें इसको। नोट कर लिए, मिटा दें। इसके बाद आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मान लो हम एक सेमी सिलेंडर बना लिए। सेमी सिलेंडर बना लिए, ये क्लोज्ड है इधर से, यहाँ पे हमने रखा है कि क्यू चार्ज। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द नेट फ्लक्स फ्रॉम सेमी सिलेंडर। तो इस सेमी सिलेंडर में का नेट फ्लक्स क्या होगा? अच्छा, इसको हम पूरा करने का कोशिश करते हैं। इसको हम अगर इमेजिन करके इसको अगर हम पूरा कर लें तो कुछ ऐसा बनेगा, सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये सिलेंडर पूरा कंप्लीट होता तो फ्लक्स क्या होता? नेट फ्लक्स। सिलेंडर का फ्लक्स बराबर क्या होता? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये सेमी सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर है, तो इसका फ्लक्स होगा, सेमी सिलेंडर बराबर होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर पूरा है तो इसका फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सिलेंडर हाफ हो जाएगा तो इसको भी हाफ कर देंगे, फ्लक्स का वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। तो सेमी सिलेंडर का फ्लक्स होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई हेमीस्फेयर है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए, मान लीजिए यहाँ पे कोई हेमीस्फेयर है ना, यहाँ पे चार्ज है, कोई चार्ज है Q चार्ज,
तो इस हेमिस्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इसको हम इमेजिन करके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इमेजिन करके इसको अगर हम पूरा कंप्लीट कर ले तो कुछ ऐसा बनेगा, स्फेयर कुछ ऐसा बनेगा। तो स्फेयर का फ्लक्स क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हेमिस्फेयर का फ्लक्स क्या होगा, हेमिस्फेयर बराबर होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे कोई एक क्यूब बनाया हमने, इस क्यूब के सेंटर पे हमने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, हमने इसको एक पार्ट को इसका शेडेड कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शेडेड फेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बताइए ज़रा। अगर पूरे क्यूब की बात करें तो पूरे क्यूब की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब में 6 फेस होता है, तो एक फेस की वजह से जो फ्लक्स होगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग आज अपने लेक्चर को। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।